Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Mujay Shankar from HIS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 30th of May 2024. तो आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और देखेंगे कि कैसे उन आर्टिकल्स की मदद से हम अपने यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस की जर्नी को सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि भाई आजकल में केरला में मॉनसून आ जाएगा। ठीक है। तो मॉनसून कैसे आता है, कौन सा मॉनसून आता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। दूसरा, आईआरडीएआई जो है इंश्योरेंस का रेगुलेटर, उसने कहा है कि कैशलेस फैसिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस में आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तीसरा, अमृत स्कीम के बारे में बात करेंगे। और चौथा, जो फायर, आग लग जा रहा है जगह जगह, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, अर्ली ऑनसेट मॉनसून सेट टू अराइव इन केरला टुडे। मतलब आज सेट है कि आज, या मैक्सिमम अगर हुआ तो कल तक, या मोस्ट प्रोबेबली आज ही मॉनसून केरला में आ जाएगा। देखिए तो होता क्या है कि, लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू सम मैप। ये है हमारा भारत का पेनिसुलर इलाका। ये जो पोर्शन है, दिस इज केरला। तो जब साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से चलता है ना, तो वो इस रास्ते में जाते रहता है, बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ये मूव करके इधर घूमता है। और उसके बाद यहाँ से ये वेस्ट बंगाल होते हुए, नॉर्थ ईस्ट होते हुए, बाकी पूरे भारत में इस डायरेक्शन में ये फैल जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले भारत में कहीं पे रेनफॉल अगर आता है तो वो है केरला के लिए। ठीक है। एंड ड्यू टू दिस, द रीजन ऑफ द केरला becomes the first part in the country to receive the rainfall। और इस साल शायद आज ही, टुडे इटसेल्फ, ये पैटर्न देखने को आपको मिल जाएगा। मतलब केरला में आज के ही दिन आपको रेनफॉल देखने को मिल जाएगा, ऐसा कहना है आईएमडी का। ठीक है। जो साउदर्न पार्ट ऑफ कोच्चि है, तिरुवनंतपुरम है, अलापुझा डिस्ट्रिक्ट है, इन सब में जो है बारिश आज के डेट में हो सकती है। अब वहां पे आ जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में ये चीज फैलेगी, मानसून की विंड्स फैलेंगी। और 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में मानसून आ जाएगा। और इस साल मानसून कैसा होगा? इस साल मानसून जो है वो एबव नॉर्मल होगा। मतलब जितना हर साल होता था उससे ज्यादा होगा। ऑलमोस्ट 104% के आसपास मानसून होगा। ठीक है। इस साल मानसून थोड़ा ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि एलिनो का इफेक्ट जो है वो कम हो गया। और ये जो मानसून केरला के थ्रू इंडिया में एंटर करता है, वो कौन सा मानसून होता है? वो मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून एंटर्स थ्रू केरला। और जो रिट्रेटिंग मानसून होता है, उसके बारे में यहाँ पे नहीं दिया है, बट एक आप उसके बारे में ब्रीफ जान लीजिए कि वो जो रिट्रेटिंग मानसून होता है, वो जब वापिस आता है तो वो तमिलनाडु होते हुए एग्जिट करता है भारत से। ठीक है। तो आईएमडी ने कहा है कि वो अ, आज में विद इन 24 आवर्स केरला कोस्ट को हिट कर देगा और 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में मॉनसून आ जाएगा। अब ऐसा आईएमडी ने क्यों कहा है? कोई क्राइटेरिया तो होता होगा। तो उसके पीछे बेसिकली तीन मेजर रीजंस होते हैं, तीन मेजर क्राइटेरियाज होते हैं टू डिक्लेयर मॉनसून। क्या है? टू क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है कि रेनफॉल जो है वो 14 से ज्यादा स्टेशंस पे हो जाए, और उसके नेबरिंग इलाकों में 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाए। और जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ओएलआर, वो 200 के नीचे होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजों को केरला अभी फुलफिल कर रहा है। बहुत टेक्निकल है, इसको आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं एक ओवरव्यू के लिए समझा दे रहा हूँ कि भाई ये चीज लिखी हुई है फिर।
और तीसरी चीज है कि विंड, जो वेस्टर्ली विंड की स्पीड है वो 600 एचपीए होनी चाहिए। बट ये नहीं देखने को मिला है, बट इन दोनों चीजों को देखते हुए आईएमडी ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है। ओके। इसके अलावा इस आर्टिकल में और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेंट्री है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कब आएगा केरला के, वो हमारे लिए जानने की जरूरत नहीं है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत कंसर्निंग चीज है, वो है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ केरला अ हीट वेव वाज कंफर्म। केरला की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, पहली बार एक हिस्ट्री बनी है, और वो हिस्ट्री है कि केरला जैसे राज्य में भी, जिसको गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है, वहां पे भी हीट वेव आ गई। अब सोचो ग्लोबल वार्मिंग का असर किस तरीके से बढ़ चुका है कि केरला में भी हीट वेव आ रही है। केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ये चीज देखा गया कि 25 से 29 अप्रैल तक हीट वेव फील हुआ। 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहा, एबव 40 डिग्री टेम्परेचर। सोचिए केरला जैसे जगह पे भी। तो हम लोग सीरियस कंसर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज बिकमिंग अ रियल थ्रेट। ठीक है। बाकी उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में कब आएगा, क्या होगा, इसके बारे में इतना जानने की जरूरत हमें नहीं है। जो बेसिक बात थी वो इतनी ही थी, दैट वी हैव डिस्कस। ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। ये क्या है कि हेल्थ इंश्योर्स मस्ट अलाउ कैशलेस फैसिलिटी इन 1 आवर। द फोकस ऑफ द वर्ड इज 1 आवर। और कौन? हेल्थ इंश्योर्स। ये इंश्योर्स, हेल्थ इंश्योर्स क्या होते हैं? वो ऐसी कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। मतलब आप अगर देखोगे तो कोई बहुत सारी कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। आईसीआईसी प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल बजाज प्रोवाइड करता है, एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये जो कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों को रेगुलेट करता है आईआरडीएआई। ठीक है। आईआरडीएआई जो है वो सारे हेल्थ इंश्योरेंस को या सारी इंश्योरेंस की कंपनियों को वो रेगुलेट करता है। रेगुलेट, जैसे बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? हमारा आरबीआई। वैसे आईआरडीआई जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। उसका कहना है कि आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी लोगों को 1 घंटे के भीतर। और ये क्यों? जब भाई कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, उसने इंश्योरेंस परचेज किया था ताकि जरूरत के टाइम पे उसको मिल सके पैसे। तो आप उसको अगर 1 घंटे के भीतर प्रोवाइड नहीं करते हो, फिर उसकी जरूरत ही पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप उसको 1 महीने बाद पैसे दोगे, इंस्टेंटली वो आदमी पैसे कहाँ से लाएगा, या वो औरत पैसे कहाँ से लाएगी? अपना इलाज या अपने परिवार का इलाज कराने के लिए उन लोगों के पास पैसे कहाँ से है? एंड विच इज अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है। और repealing as many as 55 circulars, putting in one document all client entitlements, ask insurers not to deny policy renewal on previous claims। आगे कि भाई पॉलिसी रिन्यूअल और इन सारी चीजों के चक्कर में जो है आप, उसका एक अलग वे फॉरवर्ड बनाया जाए। इसके चक्कर में आप पॉलिसी के क्लेम को नहीं डिनाई कर सकते। इंश्योरेंस के पॉलिसी के क्लेम को आप नहीं डिनाई कर सकते। समझ रहे हो? मतलब ये एक पीपल्स फ्रेंडली डिसीजन है। ये ऐसा डिसीजन है जिससे लोगों को फायदा होगा, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो पाएंगे। अब इसका एक और आप पहलू देखोगे तो ये है कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वैसे ही कम है, उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और कम है। ठीक है। अगर ये चीज हो जाती है ना कि जल्दी आपको प्रोवाइड करना है, डॉक्यूमेंटेशन का उतना लफड़ा नहीं रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्ट करेंगे। और ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्ट करेंगे तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ का बजट एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम होगा। ऑल्दो गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम चलाई है जिसका नाम शायद आप लोग जानते भी होंगे, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जय, आयुष्मान भारत। उसके अंडर में पर फैमिली 5 लाख रुपीज प्रोवाइड की जाती है। बट अगर कोई उसके अलावा भी लेना चाहे तो इंश्योरेंस ले सकता है, जो कि अच्छी चीज है आपके हेल्थ मैनेजमेंट की। इट इज अ गुड थिंग।
ओके। और आईआरडीआई का क्या कहना है कि आपको कैशलेस बनना है। मतलब अब कोई ऐसा स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड करा दो लोगों को कि आप सीधा जाओ और वो स्मार्ट कार्ड आप टैप करो, जितना अमाउंट है आपका, जितना भी अमाउंट आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख पर एनएम का कोई हेल्थ इंश्योरेंस अगर परचेज किया है, तो वो 3 लाख का क्रेडिट उस कार्ड पे ही है। कैशलेस तरीके से आप उसको दे सको, या फिर ऑनलाइन हो कुछ, आप एक ऐसा सिस्टम निजात करो जिस सिस्टम के थ्रू आप तुरंत के तुरंत पेमेंट दे सको, पेमेंट ले सको। समझ आ रही है? यही चीज है, इससे पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप फालतू के रीजंस पे पॉलिसी क्लेम डिनाई नहीं कर सकते हो। जैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बहुत बड़ा इशू है कि ये लोग इतने सारे सब क्लॉजेज ऐड करके रखते हैं कि आपको हॉस्पिटल चार्जेस देंगे तो बेड चार्ज नहीं देंगे, उसमें तो एसी कमरे का चार्ज नहीं देंगे, दवा का चार्ज नहीं देंगे, तो क्या क्या बहुत सारा उसमें सब चार्ज होता है जो नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं होता। तो ये सारे सब क्लॉजेज से आपको ऊपर उठना होगा। आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पिछले साल का क्या ग्रांट था उस अकॉर्डिंग ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब नहीं करना। और 100% कैशलेस आपको क्लेम जुलाई 31 तक इसको कंप्लीट कर देना है। ये कहना है आईआरडीआई का कि 31 जुलाई तक भाई आप ये करके दोगे। अब जब आईआरडीआई जो रेगुलेटर है उसका ऑर्डर है, तब इन लोगों को तो करना ही पड़ेगा। कि आप इन टू इन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन निकालो, किसी तरीके से इफेक्टिव सीमलेस तरीके से करो कि लोगों को पब्लिक इनकन्वीनियंस हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। लोगों के लिए हेल्थ अफोर्डेबल होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। ओके, यही चीज इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस की गई। अब हेल्थ जब अगर देखिए, क्योंकि हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन जो है ना वो हमारी इकोनॉमी से होता है। हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन इकोनॉमी से है। किसी इंसान की तबीयत ठीक होगी, किसी इंसान अगर अपने 100% इफिशियंसी पे काम कर सकता है अगर, तो उस इंसान की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा या कर पाएगी। अगर नहीं है, that means that person will suffer, and if that person will suffer then economy will also suffer. So to counter this thing, health insurance is a must. Okay, now moving on to the next article. ये है कि ओवरव्यू ऑफ द अमृत मिशन। ये अमृत मिशन है क्या? अमृत मिशन का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजोविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। इसमें जो सिटीज है हमारी, अर्बन सेंटर्स है हमारे, अर्बन सिटीज है, अर्बन सेंटर्स है, इनको डेवलप करने की बात इस मिशन के अंडर में, इस स्कीम के अंडर में की गई थी। क्योंकि अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 36% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो सिटीज में रह रही है। और 2047 तक ऑलमोस्ट 50% जो है पॉपुलेशन वो सिटीज में आ जाएगी। और जो वर्ल्ड बैंक है उसका एस्टिमेशन है कि अगर इस पॉपुलेशन को आपको काउंटर करना है, आपको काउंटर करना है, तो 840 बिलियन रुपए रिक्वायर्ड है to maintain the infrastructure, to build the infrastructure in next 15 years. इसी चीज को फुलफिल करने के लिए जो NDA 1 गवर्नमेंट बनी थी, क्या, जो 2014 में मोदी जी की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद 15 में, जून 2015 में अमृत मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसका सेकंड पार्ट 2021 में लॉन्च। ये है क्या? ये मिशन है कि जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है अर्बन सेंटर्स को। कि रेस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो, पानी की समस्या को सॉल्व करना है, मोबिलिटी को सॉल्व करना है, पॉल्यूशन को सॉल्व करना है। और इसके लिए सेंटर जो है वो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा और कुछ स्टेट्स पैसे लगाएंगे। और 500 सिटीज को चुना गया जिनकी भी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर, और वो नोटिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कमिटीज में आती है। इसमें क्या क्या इंश्योर करने की बात थी कि हर घर को नल का जल, मतलब एश्योर्ड टैप वाटर टू द एवरी हाउस होल्ड, हर घर को पानी।
मिलना चाहिए, टैप वाटर मिलना चाहिए, और सीवेज मिलना चाहिए, मतलब पानी और नाली दोनों चीज देनी पड़ेगी। ये पहला इसका था। दूसरा क्या था कि वैल्यू ऑफ सिटीज बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन ओपन स्पेसेस सच एज पार्क। शहरों में पार्क्स का निर्माण, जहाँ पे एक ग्रीनरी हो, उसके चलते पेड़ लगाए जाएं। इसको नगर वन स्कीम के साथ भी अगर आप इंटीग्रेट करोगे, तो नगर वन स्कीम है कि हर जगह हर शहर में एक छोटा सा वन टाइप का पेड़ पौधे का एरिया डेवलप करना होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि ओपन स्पेस पार्क बनाना होगा। और तीसरी चीज कि पॉल्यूशन को घटाना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उसका फैसिलिटी अच्छा हो। और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए फॉर 5 ईयर दिए गए थे, 2015-16 से 19-20 तक। 50,000 करोड़ कि टू मेक सिटीज वाटर सिक्योर प्रोवाइडिंग फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन, ठीक है, एंड 100% सीवेज मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज। 100% सीवेज मैनेजमेंट टोटल, कहीं पे भी कोई बिना सीवेज के ना रहे, क्योंकि सीवेज के चलते गंदगी फैलेगी, पानी के प्रॉब्लम आता है, हेल्थ का इशू आता है। इन सबको टैकल करना था। और टोटल आउटले जो था अमृत मिशन का, जो वो 2021 में फिर से लॉन्च हुआ अमृत 2.0, इसका टोटल आउटले जो है वो है 2,02,99 करोड़, मतलब 3 लाख करोड़ रुपए उसके पार्ट टू पे खर्च किए जाने वाले थे। जिसमें से सेंटर जो है वो 76-77 थाउजेंड के आसपास करोड़ रुपए खर्च करेगा। लेकिन इसमें से कितना यूटिलाइज हुआ, कितने रुपए यूटिलाइज हुए, कितना इसमें से हम लोग अचीव कर पाए, तो 19 मई 2014 तक 83,357, मतलब पकड़ लो 83.5 हमने खर्च किए हैं अब तक। जिसमें 58 लाख के आसपास आपका टैप कनेक्शन लग पाया है, 37 लाख के आसपास सीवर कनेक्शन लग पाया है, और 2,411, मतलब ऑलमोस्ट 2,500 पार्क्स बने हैं। और एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं 62 लाख 63 लाख घरों में। ये है, जिसमें सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन है और स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन है। इतना हमारा अचीवमेंट है, मतलब अभी तक हम लोग इसको टोटली अचीव नहीं कर पाए। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि 2 लाख लोग हर साल वाटर और सैनिटेशन के चलते मारे जाते हैं भारत में। अराउंड 2 lakhs पीपल, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा साफ, तो उसके चलते अलग अलग बीमारियां होती हैं, जिसके चलते लोग मारे जाते हैं। तो लगभग 2 लाख लोग भारत में अभी तक इस चीज का शिकार हो चुके हैं, अनसेफ वाटर, जो कि 40 गुना ज्यादा है चाइना से, 40 टाइम्स मोर देन चाइना। सोच रहे हो चाइना ने किस लेवल पे अपना मैनेजमेंट किया और हम लोग किस लेवल पे हैं, कि उससे 40 गुना ज्यादा लोग सिर्फ पानी और सैनिटेशन के चलते हमारे यहाँ पे मर। इट इज ह्यूज ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न। और इसको टैकल करने के लिए अमृत मिशन हमने लाया है, बट वो अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और क्या है रियलिटी भाई, कि 150 रिजर्वायर जो मॉनिटर किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो वाटर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन के लिए वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि ये सिर्फ 40% भरे हुए हैं अपनी कैपेसिटी की। मतलब 60% वाटर हैज बीन यूटिलाइज्ड, या फिर वहां पे 100% वाटर का स्टोरेज हो ही नहीं पाया था। तो सोचिए ये भी कितनी गड़बड़ बात है। और 21 मेजर सिटीज का जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो, 21 बड़े बड़े शहरों का, 21 मेजर सिटीज के ग्राउंड वाटर भी खत्म होने जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विल हैव नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर बाई 2030। 40% लोगों के पास पीने का पानी नहीं होगा 2030। और 31% ऑफ अर्बन इंडियन हाउस होल्ड डू नॉट हैव पाइप्ड वाटर कनेक्शन। 31% लोगों के पास पाइप्ड वाटर नहीं है।
67% लोगों के पास पाइप सीवरेज डिस्चार्ज नहीं है। और इंडिया जो है वो पर पर्सन हमें कितना, लगभग 70 लीटर पानी चाहिए, 69.25 लीटर्स। यही इतनी ही सप्लाई हम लोग कर पा रहे हैं, और चाहिए इससे ज्यादा, 135 लीटर चाहिए। और हम 69 या पकड़ लो 70 लीटर कर पा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 65 लीटर का डिफिसिट है पर पर्सन वाटर सप्लाई में, ऑलमोस्ट आधा। ये हो गया एयर की बात। अब होगी वाटर की बात, हो गई सीवेज की बात, हो गई। अब एयर के बारे में क्या ही बात करना, अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में रहते हो तो आपको अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे वेरी पुअर की कैटेगरी में एयर है तो बहुत अच्छा माना जाता है कि भाई वेरी पुअर ही। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एयर जो है हजार्डियस कंडीशन में हो, विच इज रियली रियली अनसेफ फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके इसको टैकल करने के लिए अमृत 2.0 में आया है कि वाटर सीवेज के साथ एयर को भी देखा जाए। बट अब कितना काम हुआ है ये तो हम सभी लोगों को पता है। अब ये प्रॉब्लम आई क्यों, इसके पीछे का मेजर कॉज क्या है? मेजर कॉज क्या है कि ऑर्गेनिक पार्टिसिपेशन पब्लिक का नहीं हो पाया। जो लोग हैं वो लोग इसमें ऑर्गेनिक तरीके से जुड़ नहीं पाए। जो लोकल लेवल के लीडर्स हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, वो इसमें अच्छे से जुड़ नहीं पाई। और ये बस प्राइवेट इंटरेस्ट का खेल बनते रहेगा। ब्यूरोक्रेट्स, कुछ नेता और कुछ कंपनीज बड़ी बड़ी, इन्हीं के हाथ की एक कठपुतली बन के ये मिशन रहे। इसमें लोकल लेवल से लोग ही नहीं जुड़ पाए। और जब लोकल लेवल के लोग नहीं आएंगे तो लोकल लेवल की समस्याएं नहीं पता चलेंगी, और जब तक लोकल लेवल की समस्याएं नहीं पता चलेगी तब तक आप उनका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो। एंड दैट वाज द मेजर इशू बिहाइंड द लैग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टारगेट्स ऑफ अमृत मिशन। क्या, जो हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज बनाई, उसको अभी तक हमने उस तरीके से empower नहीं किया है कि वो शहरों का विकास अपने हिसाब से कर सके। We will have to empower the local self-governing bodies. ओके, पर यही यहाँ पे मेन रीजन है। और क्या है, एक इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारा फिशल मटेरियल होता है, मतलब जो मलमूत्र हम लोग कहते हैं, मतलब जो हमारे बाथरूम से फ्लश होती हैं चीज, ठीक है, जो भी हमारा स्क्रीटा होता है, उसका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, वो इतनी दूर जाके वो ट्रैवल करता है। मतलब जैसे हमने फ्लश किया उसके बाद वो सीवेज के थ्रू इतने लंबे रास्ते को ट्रैवल करता है कि जो एवरेज कम्यूटर है, जो एवरेज डेली वेज अर्नर है या एम्प्लॉयड लोग हैं जो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह काम करने, वो भी उतनी दूर ट्रैवल नहीं। ठीक है, ये स्थिति है, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लाना होगा, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनानी होगी, पीपल सेंट्रिक अप्रोच अपनाना होगा, और लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक लोग ही नहीं जुड़ेंगे तब तक ये कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लोकल बॉडीज इसमें नहीं जुड़ेंगे तो ये कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ओके, दैट इज इट अबाउट दिस आर्टिकल। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। ये है फायर के बारे में। अब आजकल आप न्यूज बहुत ज्यादा देख रहे होंगे, कहीं कहीं पे आग लग गई। और ये चीज ज्यादा गर्मियों में देखने को मिलती है कि गर्मियों में ये आग ज्यादा लग रही है, अलग अलग जगहों पे ये फायर ज्यादा लग रहा है। क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का सही तरीके से रख रखाव ना होना, फायर सेफ्टी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होना। और फायर सेफ्टी एक तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर कहीं पे आग लग गई तो उसके बाद वहां उसकी प्रॉपर हैंडलिंग ना हो। अब जैसे इस आर्टिकल में बताया गया कि अभी गुजरात के राजकोट में एक गेमिंग सेंटर में आग लग गई, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आग लग गई विद इन 24 आवर्स, और इसके चलते 30 लोग मारे गए। एक न्यूबॉर्न बेबी मारा गया। ये न्यूबॉर्न बेबी की क्लिनिक में ही आग लगी थी, बच्चों की क्लिनिक में आग लगी।
तो आप सोचिए कि हमारा डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके का है। हम लोग उसको ढंग से नहीं कर पा रहे। ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो BIS है, जो किसी भी चीज के स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है कि किस स्टैंडर्ड पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये सब सबके वो कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलके प्रोटोकॉल्स बनाता है। उसने फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 के। और मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो भी पुरानी बनी हुई है उनमें तो ये फॉलो होने की बात ही नहीं है, नई वाली भी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है। क्योंकि फायर सर्विसेज हमारे यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं। फायर सर्विसेज जो है वो चलो आपको एक बार को बड़े शहरों में थोड़ी बहुत देखने को मिल भी जाए, छोटे शहरों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के शहरों में फायर सर्विसेज मतलब इस डिपार्टमेंट का ना कितना काम है, वो जो लोग वहां पे हैं वो तो अच्छे से जानते हैं यार, मैं अब क्या ही बोलूँ। ठीक है। ये फायर सेफ्टी का एक इशू है कि पहले तो आपने प्रिपेयर्डनेस नहीं रखी उसकी। आपकी बिल्डिंग्स जो है वो इस तरीके से बनी नहीं है। इफ यू आर लिविंग इन द एरिया नियर करोल बाग या राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर को आप देखोगे, पटेल नगर को आप देखोगे, DU नॉर्थ कैंपस के आसपास विजयनगर सिंगल स्टोरी वाले इलाकों को देखोगे, मतलब एकदम एक में एक सटा के बिल्डिंगें बन रही हैं, जिसके चलते भाई आग लगना एक बिल्डिंग में भी लगती है तो वो फैल जाती है तुरंत। अभी मुखर्जी नगर में कोचिंग में आग लगी थी कुछ दिनों पहले, जिसके चलते थोड़ा फायर सेफ्टी नॉर्म्स टाइटन किया गया। तो ये सारे इश्यूज हैं कि हम लोग नेग्लेक्ट है इस चीज को लेके, और दूसरा कि हमारी सर्विसेज भी उस तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 13th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 7,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए इसको रिवैम्प करने के लिए। बट कमीशन ने 90,000 करोड़ रुपए एलोकेट की कि म्यूनसिपैलिटी लेवल पे इसका होना चाहिए, टेलर मेड अप्रोच हो, जिस एरिया की जैसी प्रॉब्लम है उस एरिया के हिसाब से उसका प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। बट इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाया? नो अबाउट। 2019 में होम मिनिस्ट्री ने कहा राज्यसभा में कि भारत में सिर्फ 140 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में सिर्फ 3,377 3,377 फायर स्टेशन हैं, एंड ओनली 55,000 फायर सर्विस मैन है इन 2019। और जरूरत कितने की है? 5,60,000 लोगों की, मतलब 10 टाइम्स हम लोग पीछे हैं। ठीक है, 10 टाइम्स हम लोग पीछे हैं। ये है हमारी स्थिति। 15th फाइनेंस कमीशन में कहा गया कि टोटल जो डिजास्टर को पैसा दिया जा रहा है उसमें से 12.5% सिर्फ फायर को दे दिया जाए। बट भाई सिर्फ पैसे दे देने से चीजें नहीं चलती हैं, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर फायर सर्विस को भी डेवलप करना होगा। 2016 का जो कोड था उसको फॉलो करना होगा, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को फॉलो करना होगा, क्योंकि एनर्जी कम लगेगी, मीटर्स पे बोझ कम आएगा, तारे नहीं जलेंगी, उसी के चलते मोस्टली आग लगती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स के चलते। उस चीज को अवॉइड करना हो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को ठीक से करना होगा, एयर कंडीशनिंग को सही तरीके से फॉर्मुलेट करना होगा। ठीक है। यही चीज यहाँ पे कही गई है कि फायर सेफ्टी को आप किस तरीके से कर सकते हो, ये मेजरली एक मेंस का टॉपिक। ओके। सो इसके साथ आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको इस यहाँ से कुछ चीजें सीखने को मिली हो। आपको सेशन जैसा भी लगा हो आप फीडबैक बता सकते हैं अपना कमेंट सेक्शन में। कल के एनालिसिस लेके आपको मिलूंगा यहीं पे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग आउट, ओजस शंकर।